सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एक अहम खबर आ रही है कि रेल के बाद अब फ्लाइट ऑपरेशन यानी कि हवाई सेवाओं को भी शुरू करने की तैयारी हो रही है। सिविल एविएशन के जो सचिव है प्रदीप सिंह खरोला और साथ ही साथ संयुक्त सचिव रुबीना अली कल दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और अधिकारी एयरलाइंस कंपनियों ने मांग की है कि यह शुरू किया जाए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे रूटों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की अनुमति दी जाने की बात कही गई है। डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का अब इंतजार है। पीएम के साथ राज्यों के सीएम की बैठक में भी इस पूरे मसले पर चर्चा संभव है। और मनीष कुमार मेरे साथ में सहयोगी इस वक्त न्यू रूम से जुड़ चुके हैं। जी मनीष, इसको किस तरह से देखें? रेलवे के साथ साथ अब जरूरी फ्लाइट सेवाएं क्या ये डोमेस्टिक ही रहेंगी? एक बात तो तय है सौद की, अगर एयरलाइन सेवा अगर शुरू होती है तो पहले उसको डोमेस्टिक तक सीमित रखा जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एयर इंडिया 64 फ्लाइट जो अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रही है, विदेशों से लोगों को देश में लेके आ रही है। इसके बाद जो यात्री अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं उनको कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए अलग अलग स्थानों तक छोड़ा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरा स्कोप है। रेलवे अब ट्रेन चालू हो रही है कल से, तो एयरलाइंस को उसी प्रिकॉशंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको चालू करने पर सरकार विचार कर रही है और इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। तो क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय सेवा दे रही है, लोगों को वहां लेकर आ रही है, डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो दिल्ली से जिस तरीके से ट्रेन अलग अलग शहरों के लिए भेजा जा रहा है, क्या दिल्ली से अलग अलग शहरों तक एयरलाइन सेवा भी शुरू की जाए, इस बात पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय विचार कर रहा है। कल नागरिक उड्डयन सचिव जो है एयरपोर्ट का दौरा करके आए हैं। साथ ही साथ एयरलाइंस ने सरकार से कहा है कि जब हम ऑपरेट करें तो हमें 10 दिन का वक्त दीजिए, क्योंकि बुकिंग लेनी होगी। लेकिन देखिए मनीष, ये तमाम जो कोरोना संकट और कोरोना काल की जो स्थितियां हैं उसके बीच रेलवे ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं, कई तरह के नियमों में बदलाव किए हैं। जाहिर सी बात है फ्लाइट ऑपरेशन में भी ये तमाम एहतियात बरते जाएंगे। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा कि जब लॉकडाउन देश में शुरू हुआ उसके पहले ही उड्डयन जितने भी एयरपोर्ट्स थे वहां पे पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा रही थी। ये पहले से वहां पे चला आ रहा था, उसके बाद देश में लॉकडाउन को लागू किया गया। तो उसी प्रकार अगर जब विमान सेवा शुरू की जाएगी तो उसके बाद जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ, डिस्टेंसिंग के साथ, जैसे आप देखिए अब रेलवे स्टेशन पे भी 2 घंटे पहले यात्रियों को आना पड़ेगा। एयरलाइंस हवाई उड़ान पकड़ने के लिए आपको पहले से 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता था। उसी तरीके से उस मापदंड को कायम रखा जाएगा और डिस्टेंसिंग के साथ इस तमाम बातों का बरकरार करार रखते हुए सरकार बहुत ही सीरियसली विचार चलिए। लेकिन अपने आप में तमाम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। तमाम ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, कम से कम इस वक्त में, इस जो संकट की घड़ी, ये कोरोना काल है, उसमें अपने नेटिव प्लेस जाना चाहते हैं, अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। श्रमिकों के अलावा आप तमाम लोग भी कम से कम अगर ये सेवाएं शुरू होंगी तो अपने अपने जरूरी कामों के लिए या फिर अपने अपने घरों तक जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी के लिए नजर बना रखिएगा आप, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इन सब के बीच, कोरोना लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवे ने भी बड़ा फैसला किया है। यह आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं क्योंकि 12 मई यानी कि कल से पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 शहरों के लिए ही ट्रेनें चलेंगी और इन ट्रेनों की जो बुकिंग है वो आज शाम 4 बजे से ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी, IRCTC के वेबसाइट से ही बुकिंग होगी। इसके अलावा किसी और मीडियम से बुकिंग नहीं होगी। वहीं कोई वेटिंग टिकट नहीं जारी किया जाएगा। ट्रेन का टिकट आप काउंटर से नहीं खरीद सकते हैं। ये सभी AC ट्रेनें होंगी। इनका जो टिकट है, खबर यह मिल रही है कि सुपरफास्ट ट्रेनों के टिकट के तौर पर रखा जाएगा और सभी की स्क्रीनिंग जरूरी होगी। स्टेशन पर भी 1 घंटे कम से कम पहले पहुंचना होगा। आपकी बाकायदा प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाएगी। ये तमाम एहतियात बरते जाएंगे। और आपको जरा हम बता दें कि आखिर कहां कहां पर जो ट्रेनें हैं वो जाएंगी। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़ जाएगी ट्रेन। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगरतला और आगे भी ट्रेनें जाएंगी। हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेनें चलेंगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये 15 ट्रेनें हैं जो चलेंगी। ये सभी ट्रेनें लिमिटेड स्टॉपेज के साथ चलेंगी। कुंदन सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव। कुंदन, देखिए ये तमाम बातें कही जा रही थी, अब धीरे धीरे और भी चीजें साफ हो रही हैं, जैसे कि जो टिकट है वो शायद
सुपरफास्ट ट्रेनों के टिकट के बराबर रखा जाएगा और जो तमाम एहतियात है, जैसे पैंट्री नहीं रहेगी, आपको अपने खाने पीने का सामान ले जाना पड़ेगा, ये तमाम चीजें, क्या डिटेल और आप दे पाएंगे? उससे महत्वपूर्ण ज़्यादा डिटेल ये है कि अगर ट्रेन नई दिल्ली से खुल रही है और नई दिल्ली में 15 ट्रेनों के लिए अगर आप 1500 भी पैसेंजर औसत लेके आएंगे तो वो सारे लोग दिल्ली आएंगे कैसे, उनके पासेस की क्या व्यवस्था होगी, स्टेशन पे कैसे लेके आ पाएंगे और इसके बाद जब स्टेशन से वो अगले डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, मान लीजिए पटना की, बिहार की राजधानी कोई पटना जाता है, रांची जाता है, अहमदाबाद जाता है, मुंबई जाता है, फिर वहाँ से अपने घर का डिस्टेंस कैसे पूरा करेगा और इसके बाद रेलवे की क्या टिकटिंग सिस्टम रहेगी, क्या स्पेशल कोई टिकट फ्लोट किया जाएगा, क्या इसके किराए क्या होंगे। हालांकि कल हमें जो बताया गया था वो किराए की कैटेगरी राजधानी की कैटेगरी की होगी, यानी जो प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन उस ट्रेन की होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मुझे लगता है कि विशेष डब्बे बनाए जाए, सेकंड एसी के डब्बे को ज्यादातर चलाया जाएगा। जिससे खुद ही ऑलरेडी मैं इस वक्त रोक रहा हूं आपको, एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने रेलवे की सेवाओं को खोलने के फैसले का स्वागत किया है, सरकार के फैसले का स्वागत किया है। चिदंबरम ने इसको लेकर ट्वीट किया है और सड़क, रेल और हवाई सेवाओं को भी खोलने की मांग की है। हम उत्तर राज्य यात्रियों के संचालन को सावधानी पूर्वक शुरू करने के सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं और सड़क परिवहन और हवाई परिवहन को भी ऐसे ही साधारण तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को शुरू करने का एकमात्र तरीका प्रभावी रूप से यात्रियों और वस्तुओं के लिए सड़क, रेल और हवाई सेवाओं को खोलना है। यह अपने आप में एक तरह से राजनीतिक कहीं ना कहीं एंगल, क्योंकि साफ तौर पर पी चिदंबरम सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। कुंदन सिंह, देखिए कुंदन, कहीं ना कहीं ये जो तारीफ है ये भी कहीं ना कहीं अहम है। वो समझ रहे हैं कि बहुत लोगों का सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, लोग फंसे हुए, लोग ये चाहते हैं और उसी जो मेजॉरिटी के साथ खुद को भी खड़ा करने की और बताने की कोशिश। कांग्रेस रूल स्टेट के तरफ से भी मांग हुई थी, चीफ सेक्रेटरी से जो बैठक हुई थी, माफ कीजिएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी से, कि कम से कम जो यातायात का सबसे बड़ा साधन है देश में रेलवे, उसको ओपन किया जाए। हालांकि अभी तक जो सबअर्बन ट्रेनें हैं उनके बारे में कोई विचार नहीं आया। जो मेट्रो ट्रेनें हैं, कोलकाता मेट्रो चलाती है, जो भारतीय रेलवे संचालन करती है, दिल्ली में खुद एमआरसी के मेट्रो है, देश के दूसरे शहरों में भी मेट्रो है और खुद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे शहरों में जो लोकल ट्रेन है जिससे सबअर्बन सेवाएं करते हैं उनके माध्यम से लोग आने जाते हैं। तो अगर आप ईज आउट करेंगे, आप 35% के लोगों के साथ ऑफिसेस चलाना स्टार्ट करेंगे तो आखिर लोग आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। इसके अलावा इतना बड़ा देश है, अचानक निर्णय लिया गया था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम में, बहुत सारे लोग फंसे हैं। जो श्रमिक एक्सप्रेस के द्वारा लोगों को लेके भी जाया जा रहा है उसकी संख्या बहुत ही लिमिटेड है और एक खास तरह के पैसेंजर को लेके जाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग एकोमोडेट नहीं हो पा रहे। तो कुल मिला के एक शुरुआत है और जिस तरीके से शुरुआत की जा रही है धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि कोरोना की लड़ाई के दूसरे स्टेज पे जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, हमें बचाव के साथ जीना पड़ेगा और जो सामान्य चीजें होती रही हैं वो खोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़े बदलाव के साथ, थोड़े प्रिकॉशंस के साथ, थोड़े सावधानी के साथ और ग्रेजुअली ग्रेडेड करके। इसीलिए शुरुआत 15 ट्रेनें से हुई है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि देश के दूसरे और शहरों से दूसरे शहरों को जोड़ने के लिए भी ये ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी और इसके बाद फिर ट्रेनों के नंबर बढ़ाए जाएंगे। और चाहूंगा जो तमाम दर्शक है वो बहुत तरह के सवाल उनके मन में है, जैसे कि कुछ चीजें हैं कि वेटिंग टिकट नहीं होंगे, सिर्फ 72 अगर सीटिंग अरेंजमेंट है तो शायद 50 या 56 लोगों को ही उसकी इजाजत दी जाएगी, पहले पहुंचना होगा, स्क्रीनिंग होगी, अगर किसी का तापमान ज्यादा होता है स्क्रीनिंग में, अगर कोई संक्रमित या किसी तरह का कोई शक होता है तो उसे रोका जाएगा। ये तमाम चीजें जरा आप डिटेल में बता दें। तौर पे ये विशेष ट्रेनें हैं, विशेष ट्रेनों के लिए आपको टिकट कंफर्म होने के बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे और टिकट कंफर्मेशन यानी टिकट खरीदने के लिए आपको आईसीटीसी के वेबसाइट पे जो ऑनलाइन टिकटें खरीदा जाता था उस पे जाना पड़ेगा। आज शाम 4 बजे से वेबसाइट खुल जाएंगे और इसके बाद उसमें थोड़ी देर में बहुत सारा डिटेल आ जाएगा कि आखिर क्या टिकट होगा, क्या रेट होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि वेटिंग टिकट नहीं चलेगा। जो कंफर्म यात्री है वही यात्रा कर पाएंगे। स्टेशन से पहुंचने के पहले आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप प्रिकॉशंस लेके जाएं, क्योंकि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए थर्मल स्कैनिंग से लेके आपके सामानों की स्कैनिंग से लेके हो सकता है उस पर फॉगिंग से लेके और फिर आपको रेलवे में बैठने दिया जाए। रेलवे में यात्रा के दौरान आपकी खुद बेडरोल और आपको ठंड लगती है तो कंबल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन कंबल डिस्ट्रीब्यूट होता था उसमें हाइजीन को देखते हुए नहीं किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि कम से कम बाहर से लोग आए, यानी खाने जो पेंट्री कार के लोग होते, साफ सफाई के काम होते, बहुत मिनिमम हो जिससे आप खुद खाने पीने का अपना काम ले सकें। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप
का चेकिंग, पहले आप थर्मल स्कैनिंग से लेकर आपका टेम्परेचर से लेकर, और ये भी माना जा सकता है कि थोड़ी देर में डिटेल आ जाए कि आरोग्य ऐप आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, या कम से कम कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आरोग्य ऐप के साथ जाए। तो थोड़े देर रेल मंत्रालय बैठक कर रहा है और निटिग्रिटी के साथ बहुत जल्दी प्रेस रिलीज आएगी, पूरा डिटेल आ जाएगा कि आखिर जो कल ट्रेनें चलेगी उसका किराया क्या होगा, क्या बीच में स्टॉपेज भी होगा, या पैसेंजर उतरने के बाद उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, या फिर सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, या फिर उनको उनके गंतव्य स्थान तक कैसे लेके जाया जाएगा। क्योंकि ये भी बड़ी चुनौती है कि अगर कोई स्टेशन चला जाता है, स्टेशन से फिर आके कैसे लेके जाएंगे। सो कुल मिला के पूरा डिटेल, थोड़ा सा इंतजार करें, इसके बाद साफ हो जाएगा। चलिए, और भी डिटेल्स आएंगी आपके पास, हम उन डिटेल्स के लिए भी पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच बिहार से खबर आपको बता दें कि यहां पर कोरोना का नया रिकॉर्ड बन गया है। यहां पर सिर्फ 24 घंटे में 89 पॉजिटिव केस सामने आ गए। वहां की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि मरीजों का आंकड़ा 700 से ज्यादा हो चुका है। अब इसमें ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ कोरोना केसेस का भी संख्या दुगनों से तेजी रफ्तार से बढ़ रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 100 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं और आंकड़ा 700 के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। स्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार के 38 जिलों में से 37 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बढ़ती संख्या के बाद अब सरकार भी शासत में है कि आने वाले दिनों में 17 मई के बाद लॉकडाउन रहेगा या नहीं, छूट दे या फिर नहीं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। एक और अहम सवाल कि क्या आज लॉकडाउन 4 का फैसला होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे ये बैठक होने वाली है और मीटिंग में लॉकडाउन के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और इसके बाद ही इसे बढ़ाने या ना बढ़ाने के बारे में फैसला होगा। कई राज्य इसे बढ़ाने के पक्ष में हैं। बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर मुख्य जोर होगा। पीएम कि मुख्यमंत्रियों से होने वाली आज की जो ये बैठक है, इससे पहले कल कैबिनेट के सचिव राजीव गौबा ने भी लगातार 2 बैठकें की। इनमें उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। तो आज 5वीं बार 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आगे के एजेंडे पर बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमित, इस बैठक में 2 चीजें शायद मुख्यतः देखी जाएंगी। एक तो यह कि 17 मई के बाद किस तरीके से ढील दी जा सकती है, आगे की गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वहीं आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो बैठक, इससे पहले जो 4 बैठकें हुई हैं उसमें करीब हर बैठक में 8 से 10 राज्यों को बोलने का मौका मिला। उसमें इसके अलावा यूटी भी थे, तो करीब 38-40 जो यूटी और राज्य को मिला के होते हैं, तो सबने एक एक करके बोला। लेकिन इस बैठक में, आज जो बैठक है उसमें करीब 30 राज्यों को मौका मिलेगा यूटी मिला के, और करीब 6 यूटी ऐसे हैं जिसको मौका नहीं मिलेगा। तो आज मैराथन बैठक चलने वाली है। 3 बजे शुरू होगी, पहला जो सेशन है वो 5:30 बजे खत्म होगा और 6 बजे से दूसरा सेशन होगा जो कि देर रात तक चल सकता है। इसमें पहले तो जो पूरे तमाम राज्य हैं वो अपनी ग्राउंड रियलिटी सामने रखेंगे कि अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है, क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गए, बिहार हो गए, यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है, दिल्ली में भी लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, तो वो होगा। इसके अलावा जो थर्ड जो लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है उसमें जो गाइडलाइन जारी किए गए थे कि कई तरह की छूट दी गई, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो गाइडलाइन के तहत पूरी चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर में जो तमाम मुख्यमंत्री वो ये सुझाव देंगे कि अपने राज्यों की परिस्थिति के अनुसार आने वाले समय में 17 के बाद जो लॉकडाउन 4 होगा उसको बढ़ाना है या फिर लॉकडाउन में और तरह की छूट देनी है। जो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात हो रही है, रेलवे को खोला जा रहा है, क्या हवाई जहाज खुलेंगे, तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है ये 2-3 सेक्टर्स हैं जिसको लेकर बातचीत होगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है आज शाम जब मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद मुझे लगता है अंदाजा भी एक तरह से आपके सामने होगा। क्या अमित, इस तरह की भी कोशिश हो सकती है कि कुछ जगहों पर बाकायदा जिन राज्यों में स्थिति कम से कम थोड़ी ठीक है उन राज्यों पे कहीं ना कहीं थोड़ी ढील दी जाए, किस तरीके से जैसे रेड जोन और ऑरेंज अलग अलग जोन बटे हुए हैं, उन्हीं जोन्स के हिसाब से आगे की छूट रखी जाए?
देखिए, ये बात को लेकर जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो उनकी अपनी अपनी बातें, उन्होंने अपनी बातें सरकार के सामने कही है, केंद्र सरकार के सामने, कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन में जो कंटेनमेंट जोन है, रेड जिले जो है, उसमें सिर्फ कंटेनमेंट जोन को आप पूरी तरह से सील कर दें, वहां पे एक्टिविटीज बंद कर दें, लेकिन बाकी इलाकों में एक्टिविटीज जारी रहने दें। और ये बार बार कहा जा रहा है, पिछली भी बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था तमाम मुख्यमंत्रियों से कि आप अपने अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार लॉकडाउन हटाने को, कैसे फेज वाइज हटाना है, किस तरह से हटाना है, इसको लेकर एक रणनीति बनाए। तो मुझे लगता है कि आज ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने को लेकर बहुत जबरदस्त बात हो रही है। राज्य सरकारों से बार बार मांग किया जा रहा है। इससे पहले भी जो बैठक हुई थी तो उसमें उनके अनुसार ही ये कहा गया कि तमाम जगहों पे एक्टिविटीज जारी की जाए। रेलवे खोलने की बात राज्य सरकार की तरफ से कही जा रही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस बात को लेकर भी आज कुछ फैसला हो सकता है कि और जो छूट दी जाए, खास करके जो ग्रीन जोन है जहां पर अब कुछ भी नहीं है, वहां पे पूरी छूट हो सकती है कि पूरी छूट मिल जाए। ऑरेंज जोन और जो कंटेनमेंट जोन है, जो तमाम राज्य कह रहे हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़िए, इसके अलावा बाकी जगहों पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत जरूरत है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की। और जैसे कि एक कोरोना को अब अपने साथ लेकर जीने की आदत लोगों को डालनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी लड़ाई है। तो ऐसे में सतर्कता के साथ कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाई जाए और लॉकडाउन के साथ, तो ये इसको लेकर चर्चा होगी और मुझे लगता है शाम तक कुछ नई बातें सामने आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि शाम तक क्या स्थिति सामने आती है और किस तरह की जो तमाम बातचीत है उसके बाद क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर स्थिति ठीक भी है लेकिन कुछ जगहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसे बिहार जैसे राज्य है वहां पर कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कई तरह के फैसले, कई तरह के जो तमाम स्थितियां हैं उस पर मंथन होगा और फिर फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।